स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, आज से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को क्वेश्चंस के माध्यम से पढ़ेंगे। क्वेश्चंस के माध्यम से पढ़ने से क्या है, जब आप सब्जेक्ट यानी थ्योरी को पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें जल्दी क्लियर होती हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का पुत्र था। तो देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात क्या है, उसके जो पुत्र थे मुअज्जम, कामबख्श, मोहम्मद आजम और शहजादा अकबर, इन सभी में क्या है, सत्ता को लेकर आपस में विरोध था। और इन पुत्रों में क्या है, औरंगजेब का प्रबल विरोधी कौन था, शहजादा अकबर, जो पहले ही मारा जा चुका था। और बाकी पुत्रों में क्या है, मैंने भी आपको बताया, उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने किस पुत्र को साहिब ए खबर कहा गया है, यानी औरंगजेब के किस पुत्र को साहिब ए खबर कहा गया है। तो यह कहा गया है मुअज्जम को। देखिए, इतिहासकार सफ़ी खान ने कहा है कि बादशाह मुअज्जम राजकीय कार्यों में इतना लापरवाह था कि लोग उसे साहिब बेखबर कहने लगे थे। और मुअज्जम ने क्या है, बहादुर शाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, औरंगजेब द्वारा लगाया गया जजिया कर किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था। तो ये किसके द्वारा समाप्त किया गया था, यह किया गया था बहादुर शाह प्रथम के द्वारा समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है, बहादुर शाह की मृत्यु किस सैन्य अभ्यास के दौरान हो गई थी। तो देखिए, सिख नेता थे एक जिनका नाम था बंदा बहादुर, उनके विरुद्ध एक सैन्य अभ्यास के दौरान 27 फरवरी 1712 ईस्वी में क्या है, बहादुर शाह की मृत्यु हो गई थी। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा गया है। तो ये किसको कहा गया है, यह कहा गया है जहांदार शाह को, क्योंकि उसका जो आचरण था वह अत्यधिक भ्रष्ट और अनैतिक था। और वह क्या है, लाल कुंवर नाम की एक प्रेमिका के प्रभाव में पड़ गया था। इस कारण लोग उसको क्या है, लंपट मूर्ख कहते थे। नेक्स्ट है, जहांदार शाह ने उत्तराधिकार के युद्ध में किन भाइयों को मार दिया था। तो देखिए, जहांदार शाह ने क्या है, उत्तराधिकार के लिए किए गए युद्ध में अपने भाई अजीम उस्सान, रफ़ी उस्सान तथा जहान शाह की हत्या कर मुगल सिंहासन को प्राप्त किया था। और इस युद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खान ने क्या है, उसकी सहायता की थी। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने राजा अजीत सिंह को महाराज की उपाधि प्रदान की थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी, यह की गई थी जहांदार शाह के द्वारा। देखिए, मुगल बादशाह जहांदार शाह ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा तथा आमेर के राजा सवाई जय सिंह को किसकी उपाधि दी थी, मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह को सैयद बंधुओं द्वारा मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था। तो किसको बैठाया गया था, यह बैठाया गया था फरुखसियर को। और ये जो सैयद बंधु थे इनको क्या है, किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अजीमुशान के पुत्र फरुखसियर ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधुओं के सहयोग से जहादासर को क्या है, अपदस्थ कर हत्या करवा दी। और इस युद्ध में फरुखसियर को मुगल सिंहासन सैयद बंधुओं यानी अब्दुल्ला खां और अली खां के सहयोग से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, किस राजपूत शासक ने अपनी पुत्री का विवाह फरुखसियर से किया था। तो किसने किया था, यह किया था मारवाड़ के राजा अजीत सिंह ने। देखिए, सैयद बंधुओं के आक्रमण से क्या है, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह पराजित हो गए तथा अजीत सिंह ने क्या है, अपनी पुत्री का विवाह फरुखसियर से कर दिया था। नेक्स्ट है, कौन सा मुगल बादशाह शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठा था। तो देखिए, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सैयद बंधुओं ने क्या है, फरुखसियर की हत्या और मोहम्मद शाह के बादशाह बनने से पहले रफ़ीउद्दौला को मुगल बादशाह बनाया था। और रफ़ीउद्दौला ने क्या किया, शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह को घृणित कायर कहा गया है। तो किसको कहा गया है, यह कहा गया है फरुखसियर को।
नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह का नाम रोशन अख्तर था? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए सैयद बंधुओं के सहयोग से रोशन अख्तर को क्या है सितंबर 1719 ईस्वी में मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था। और मोहम्मद शाह ने क्या है फतेह चंद को क्या है जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है नादिर शाह ने किस मुगल बादशाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किसके शासनकाल में किया था? यह किया था मोहम्मद शाह के शासनकाल में। देखिए डिटेल में जानते हैं। ईरान के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था। वह दिल्ली में 57 दिन तक रहा तथा शाहजहां द्वारा निर्मित मुगल राज सिंहासन तख्त था उसको अपने साथ ले गया था। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह के शासनकाल में बंगाल अवध हैदराबाद ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया था? तो किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। देखिए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में क्या है बंगाल में मुर्शीद कुली खान है, अवध में सआदत खान है और हैदराबाद में निजामुल मुल्क तथा भरतपुर तथा मथुरा में वदन सिंह ने और फर्रुखाबाद में बंगस नवाबों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली थी। नेक्स्ट है अहमद शाह अब्दाली ने कब भारत पर आक्रमण किया था? तो यह कब किया था? यह किया था 1748 में। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे दुर्रे दुर्रानी कहा गया है? तो देखिए अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुर्रानी यानी युग का मोती कहा गया है और नादिर शाह ने उसके लिए कहा था कि अब्दाली जैसे चरित्र का व्यक्ति सारे हिंदुस्तान ईरान और तुरान में नहीं देखा गया है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह को रंगीला कहा गया है? तो रंगीला किसके लिए कहा जाता था? यह कहा जाता था मोहम्मद शाह को, क्योंकि मोहम्मद शाह का जो अधिक से अधिक समय था वह हरम तथा हिजड़ों में बिताने तथा अपने असंयत और भोग विलासी आचरण के कारण उसे लोग क्या कहते थे? रंगीला शाह भी कहते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे आलमगीर द्वितीय के नाम से मुगल बादशाह बनाया गया था? तो यह किसे बनाया गया था? यह बनाया गया था अजीजुद्दीन को। देखिए वजीर इमादुल मुल्क ने क्या मराठों के सहयोग से 2 जून 1754 ईस्वी को अहमद शाह को अपदस्थ कर अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ बादशाह बनाया। और यह बादशाह क्या है? इमादुल मुल्क का कठपुतली शासक था, यानी इमादुल मुल्क जो कहता था वही बात ये मानता था। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह के शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? यह हुआ था आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में। देखिए आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में कब? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? तो देखिए 1780 ईस्वी में रोहिला सरदार गुलाम कादिर ने क्या शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया था और शाह आलम द्वितीय के समय में ही 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया तथा 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी गई थी। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम बादशाह कौन था? तो वह कौन था? वह था आपका अकबर द्वितीय। और ये कब से कब तक रहे थे? तो यह रहे थे 1806 से 1837 ईस्वी तक। और क्या उसके समय में बादशाहत मात्र लाल किले तक ही सीमित रह गई थी, यानी तो बादशाह तो वो था लेकिन क्या था? नाम मात्र का बादशाह था। और ये क्या है अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को अपनी पेंशन के संबंध में इंग्लैंड भेजा था। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था? तो अभी मैंने आपको बताया किसने भेजा था, यह भेजा था अकबर द्वितीय ने। और जहाँ पर क्या है इंग्लैंड भेजने के बाद जहाँ पर वेस्टल यानी इंग्लैंड में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है कौन सा मुगल बादशाह एक प्रमुख शायर था? तो शायर कौन था? वह था आपका बहादुर शाह
द्वितीय। देखिए 1837 ईस्वी में अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वितीय को 1837 से 1862 ईस्वी तक अंतिम मुगल बादशाह के रूप में पदस्थापित किया गया। और बहादुर शाह द्वितीय क्या है, जफर नाम से शायरी लिखा करता था और यह क्या, अंतिम मुगल शासक था। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु भारत की सीमा से बाहर हुई थी? तो यह किसकी हुई थी? यह हुई थी बहादुर शाह जफर की। देखिए बहादुर शाह जफर ने क्या है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने क्या है, इन्हें गिरफ्तार कर रंगून यानी म्यांमार भेज दिया था, जहां पर क्या है 1862 ईस्वी में अंतिम मुगल सम्राट की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में किस इतिहासकार ने कहा है कि जब स्वर्ण को ही जंग लग गया हो तो लोहा क्या करेगा? तो किसके द्वारा यह कथन किसका है? यह एक कथन है यदुनाथ सरकार का। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह के समय में बक्सर का युद्ध हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? यह हुआ था शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। देखिए 1764 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय के समय में बक्सर का युद्ध अंग्रेज और बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुआ था। और बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद बादशाह शाह आलम द्वितीय को क्या है, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी, जिसके बाद उसने क्या है, कई वर्षों तक इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेंशन भोक्ता बनकर रहना पड़ा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी जो इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। तो देखिए पहला है, अहमद शाह के समय राजमाता ऊधमबाई का प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप था। तो बिल्कुल सही है। बालाजी बाजीराव ने पेंशन भोगी शाह आलम द्वितीय को दिल्ली के मुगल राज सिंहासन पर बैठाया था। तो यह देखिए ये जो स्टेटमेंट है यह आपका गलत हो जाएगा। जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने 1772 ईस्वी में पेंशन भोगी शाह आलम द्वितीय को एक बार फिर राजधानी दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठाया था। तो किसने बैठाया था? वह बैठाया था आपके महादजी सिंधिया ने। क्लियर है? जबकि बालाजी बाजीराव ने नहीं बैठाला था। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, फरवरी 1739 ईस्वी में मुगल बादशाह और नादिर शाह के मध्य युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो ये युद्ध कहाँ हुआ था? यह हुआ था आपके करनाल में। देखिए ईरान का शासक नादिर शाह पेशावर मार्ग से करनाल पहुंचा और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह भी अपनी सेना को लेकर करनाल पहुंचा था। और इन दोनों के मध्य 24 फरवरी 1739 ईस्वी को करनाल में ही युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में क्या है, मोहम्मद शाह हार गया था। क्यों हार गया था? क्योंकि उसने जो चुनाव किया था करनाल जगह का वह उसके लिए युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं था। नेक्स्ट है, अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? तो किस पद पर नियुक्त किया था? यह किया था साम्राज्य के वजीर के रूप में। देखिए 1748 ईस्वी में अहमद शाह ने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर यानी प्रधानमंत्री बनाया। इसने क्या है, हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को दस्तक प्रदान किया था? तो किसने किया था? यह किया था फर्रुखसियर ने। देखिए मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को मुफ्त व्यापार का परमिट यानी दस्तक प्रदान किया था। और इस दस्तक के तहत अंग्रेज व्यापारी दो तरह से लाभ कमाते थे। एक तो बिना चुंगी दिए व्यापार करते थे, दूसरा ये अपने दस्तक को क्या है, अपने भारतीय मित्रों को भी बेच देते थे। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला ने किस वर्ष कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया था? तो देखिए सिराजुद्दौला ने मई 1756 ईस्वी में कासिम बाजार पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया तथा जून 1756 ईस्वी में ही कलकत्ता पर भी अधिकार कर लिया था। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है,
ब्लैक होल त्रासदी यानी ब्लैक होल की जो घटना है वह कब घटी थी। तो देखिए सिराजुद्दौला ने क्या है 20 जून 1756 ईस्वी को बंदी बनाए गए 140 अंग्रेजों को क्या है एक अंधेरे कमरे में, जो कितना था, जो मात्र 18 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा था, उसमें क्या है बंद कर दिया था, जिसमें से सुबह केवल 23 अंग्रेज ही जीवित बचे थे। और इस घटना को क्या है इतिहास में ब्लैक होल त्रासदी के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य अलीनगर की संधि कब हुई थी। तो यह कब हुई थी, यह हुई थी आपकी 9 फरवरी 1757 ईस्वी में। किस किस के मध्य, यह देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि हुई थी। और इस संधि के तहत मुगल बादशाह द्वारा कंपनी को दिए गए व्यापारिक अधिकार को मान लिया गया था। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के राजद्रोही सेनापति निम्नलिखित में से कौन थे। तो देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ, मुर्शिदाबाद के दक्षिण में प्लासी नामक गांव में सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनापति लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। और इस युद्ध में नवाब के तीनों राजद्रोही सेनापति मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ क्या है एक भी गोला दागे बगैर वापस आ गए थे। उसमें क्या है लॉर्ड क्लाइव की जीत हुई थी और यहीं से क्या है अंग्रेजी सत्ता की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अवध की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो किसने की थी, यह की थी सादत खां बुरहान मुल्क ने। देखिए 1722 ईस्वी में अवध में स्वतंत्रता की घोषणा सादत खां बुरहान मुल्क ने की थी। ईरानी गुट में से सदस्य को मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने क्या है अवध का सूबेदार नियुक्त किया था। तो अभी मैंने आपको इसके बारे में पीछे बताया था। नेक्स्ट है अवध के किस नवाब ने आत्महत्या कर ली थी। तो जो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों कर ली थी थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सादत खान ने क्या है नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था तथा उसको बोला था कि यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त होने की बात बताई थी, जो क्या है उसे प्राप्त नहीं हुई थी। इसलिए अवध के नवाब सादत खान ने नादिर शाह से क्या है नादिर शाह ने क्या कहा सादत खान से कि उसे 20 करोड़ रुपए चाहिए, और जिसे ना दे पाने पर उसने क्या है जहर खाकर सादत खान ने अपनी आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा स्टेटमेंट है वह फॉल्स है। पहला है सादत खां के बाद उसका भतीजा तथा दामाद सफदर जंग अवध का नवाब बना था। तो बिल्कुल सही है। शुजाउद्दौला ने अली गौहर यानी शाह आलम द्वितीय को लखनऊ में शरण प्रदान की थी। बिल्कुल सही है। पानीपत के तृतीय युद्ध यानी 1761 ईस्वी में शुजाउद्दौला ने नादिर शाह का साथ दिया था। तो यह स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। और चौथा स्टेटमेंट है 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला ने बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम का साथ दिया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। देखिए अब हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के हिसाब से। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, उसमें क्या है अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। नेक्स्ट है अवध का अंतिम नवाब निम्नलिखित में से कौन था। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाजिद अली शाह। देखिए अवध का अंतिम नवाब बाजिद अली शाह था और इसका शासनकाल कब से था 1847 से 1856 ईस्वी तक था। और इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में इसे क्या है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट है हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो देखिए चिनक्लिज खां यानी निजामुल मुल्क ने 1724 ईस्वी में हैदराबाद में क्या है स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना की थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर औरंगाबाद में रखा गया था। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना के बाद मोहम्मद शाह ने चिनक्लिज खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी। तो देखिए 1724 ईस्वी में जब चिनक्लिज खां द्वारा स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना के बाद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह द्वारा उसे आसफ जाह की उपाधि प्रदान की गई थी। कौन सी? आसफ जाह की उपाधि प्रदान की गई थी। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य ने वेलेजली से सहायक संधि के तहत आश्रित सेना रखना स्वीकार किया था। तो सबसे पहले किसने रखा था? वो देखिए यह रखा था हैदराबाद ने। देखिए हैदराबाद भारत का एक ऐसा प्रथम राज्य था जिसने वेलेजली की सहायक संधि के तहत एक आश्रित सेना रखना स्वीकार किया था। नेक्स्ट है भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी चूड़ामन एवं बदन सिंह के द्वारा। और जाट नेता सूरजमल को क्या है? जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है। नेक्स्ट है हैदर अली ने किस स्थान पर एक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो कहाँ की थी? यही की थी इसने डिंडीगुल में। क्लियर है? और कब की थी? 1765 ईस्वी में। किसके सहयोग से? फ्रांसीसियों के सहयोग से। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो जो पहली और एक तरफ सूची 1 में दिए गए हैं कि कौन सा युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, और दूसरी तरफ क्या है? उनसे संबंधित वर्ष दिया गया है। तो पहला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ था? हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य। तो जो हमारा फर्स्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट का ए का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह कब से कब तक हुआ था? यह हुआ था आपका 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी तक। यह भी हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो यह कब हुआ था? 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक। यह मराठा और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। और लास्ट है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। यह कब हुआ था? यह हुआ था आपका 1803 से 1806 ईस्वी तक। यह भी अंग्रेज और मराठों के मध्य हुआ था। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ए 3 4 1 2। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो किसके कार्यकाल में हुआ था? यह हुआ था आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ था? उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी किसके शासनकाल में हुआ था? यह भी वारेन हेस्टिंग्स के हुआ था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यह मैंने आपको किसके बताया? यह कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध यह किसके शासनकाल में हुआ था? यह लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है मद्रास की संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई थी। तो देखिए हैदर अली ने क्या है? अंग्रेजों को युद्ध में सबक सिखाने के लिए मराठे तथा निजाम से संधि कर संयुक्त मोर्चा बनाया था। और बाद में क्या है? निजाम अंग्रेजों की तरफ हो गए और 1769 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेजों को परास्त किया तथा अंग्रेजों ने हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि की थी। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तो देखिए 1782 ईस्वी में क्या है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को युद्ध में परास्त किया, लेकिन युद्ध में घायल हो जाने की वजह से क्या है 7 दिसंबर 1982 ईस्वी को क्या है हैदर अली की मृत्यु हो गई। और मृत्यु के पश्चात क्या है उसका पुत्र टीपू सुल्तान क्या है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जारी रखा था। और अंततः 1784 ईस्वी में दोनों पक्षों में बेंगलोर की संधि के साथ यह युद्ध संपन्न हुआ था। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मंगलोर की संधि टीपू सुल्तान के साथ निम्नलिखित में से किसने की थी। तो ये किसने की थी? यह की थी लॉर्ड
मैकार्टनी ने। देखिए, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में लॉर्ड मैकार्टनी ने की थी। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कहा था कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को पंगु बना दिया है, यानी अपंग बना दिया है। तो यह कथन किसका था? यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस का था। देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो कब से कब तक चला था, 1790 से 92 ईस्वी तक चला था, उसमें कहा था कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को क्या है, कुचल दिया है, यानी उसको अपंग बना दिया है। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था? तो कहाँ पर? देखिए, टीपू सुल्तान क्या है, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था, जिसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था का मिश्रण किया था, और टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर की मित्रता का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा स्टेटमेंट है? ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? पहला है, टीपू सुल्तान ने कोई भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, तो यह गलत हो जाएगा। तो जो हमारा प्रश्न के हिसाब से यही जो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। देखिए, जबकि राइट आंसर क्या होगा, टीपू सुल्तान ने हैदर अली के विपरीत सुल्तान की उपाधि धारण की थी तथा 1787 ईस्वी में अपने नाम के क्या है, सिक्के भी जारी किए थे। इसीलिए हम लोग टीपू को क्या बोलते हैं, टीपू सुल्तान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने मैत्री संबंध बनाने के लिए किस देश में दूत मंडल नहीं भेजे थे? तो देखिए, विदेश राज्यों से मैत्री संबंध बनाने के लिए टीपू सुल्तान ने क्या है, अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए अपने दूत मंडल कहाँ कहाँ भेजे थे? अरब, मॉरिशस, कुस्तुतनिया, वर्साय और काबुल में भेजे थे, जबकि इंग्लैंड में नहीं भेजे थे। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध करता हुआ मारा गया था? तो देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने क्या है, निजाम और मराठों से युद्ध में प्राप्त लाभ को 3 बराबर भागों में बांटने की शर्त पर समझौता किया तथा 4 मई 1799 ईस्वी में क्या है, टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर दिया, और टीपू ने इस संयुक्त सेना का बहादुरी से मुकाबला किया था, परंतु क्या हुआ, पराजित हुआ और मारा गया। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल को मार्कवश की उपाधि प्राप्त हुई थी? तो देखिए, आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने क्या मैसूर जीतने की खुशी में वेलेजली को मार्कवश की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने किस वर्ष अंग्रेजों से श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी? तो देखिए, अंग्रेजों ने क्या है, टीपू सुल्तान के साथ 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, और इस संधि के तहत टीपू सुल्तान को अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को देना पड़ा था, और तथा युद्ध हर जाने के रूप में टीपू को क्या है, 3 करोड़ रुपए भी देने पड़े थे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो देखिए, यह किसने की थी? यह की थी गुरु गोबिंद सिंह ने। 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की, जिसके तहत सिखों को विशिष्ट वेशभूषा, केस, कंघा, कृपाण, कड़ा, कच्छ आदि धारण करना होता था, यानी ये 5 चीजें अनिवार्य कर दी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? तो बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण देव था। देखिए, डिटेल से जानते हैं। अंतिम गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु परंपरा समाप्त हो गई थी, और उनके शिष्य बंदा बहादुर ने क्या, सिखों का नेतृत्व संभाला था। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण देव था, और बंदा बहादुर को लोग सच्चा पातशाह यानी सच्चा बादशाह कहते थे। नेक्स्ट है,
सिखों ने अपने राज्य में कब राखी प्रथा शुरू की थी? तो यह कब शुरू की थी? यह की थी 1753 में। डिटेल में जानते हैं। अफगान आक्रमण तथा मुगल सूबेदारों के अत्याचार के कारण क्या है, दल खालसा ने अपने राज्य में अव्यवस्था की स्थिति समाप्त करने के लिए 1753 ईस्वी में राखी प्रथा आरंभ की थी। और इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का 1/5 भाग यानी कर लेकर खालसा उसी की क्या है, सुरक्षा का प्रबंध करता था। और इस प्रणाली द्वारा ही सिखों में राजनीतिक शक्ति के रूप में एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट है, जस्सा सिंह के नेतृत्व में दल खालसा कितने मिसलों में विभक्त था? तो कितने उसमें मिसलों में विभक्त था? यह कुल 12 मिसलों में विभक्त था। देखिए कौन कौन से, तो मैं आपको बता देता हूँ। अहुलवालिया मिसल, सुकरचकिया मिसल, सिंहपुरिया मिसल, भंगी मिसल, फुलकिया मिसल, रामगढ़िया मिसल और कन्हैया मिसल, शहीदी मिसल, नकी मिसल, बुल्ले वालिया मिसल, निशान वालिया मिसल और करोड़ खिंदिया मिसल। नेक्स्ट है, आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय किस मिसल को दिया जाता है? तो देखिए आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय सुकरचकिया मिसल को दिया जाता है। और इसी मिसल में क्या है, रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह ने किस नगर में अपनी राजधानी बनाई थी? तो देखिए रणजीत सिंह का शासनकाल 1799 से 1805 ईस्वी के तक रहा था। और रणजीत सिंह ने भंगी मिसल के अधिकार से लाहौर और अमृतसर को छीनकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह ने लॉर्ड मिंटो के दूत मेटकॉफ से अमृतसर की संधि किस वर्ष की थी? तो देखिए रणजीत सिंह ने 1809 ईस्वी में अंग्रेजों तथा विरोधी सिख राज्यों के भय के कारण लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकॉफ से अमृतसर की संधि की थी। और इस संधि के तहत रणजीत सिंह ने सतलज नदी के पूर्वी तट पर विस्तार को सीमित कर दिया तथा उत्तर में राज्य विस्तार की छूट दे दी गई थी। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? तो देखिए राजा रणजीत सिंह को शाहशुजा जो एक अफगानी शासक था उसने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया था, जिसे क्या है नादिर शाह दिल्ली के लाल किले से जीतकर ले गया था। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह की स्थायी सेना का नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो राजा रणजीत सिंह की स्थायी सेना को क्या है, फौज ए आइन के नाम से जाना जाता है। उस समय क्या है, इनका स्थान एशिया में दूसरे स्थान पर था, यानी कि सेना इतनी बड़ी थी, एशिया में इसका दूसरा स्थान था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रणजीत सिंह का सबसे विश्वसनीय मंत्री दीनानाथ था, जो वित्त मंत्री के पद पर भी नियुक्त था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने रणजीत सिंह की तुलना बोनापार्ट से की थी? तो यह किसने की थी? यह की थी विक्टर जीक वीमो ने। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था? तो देखिए ये किसके शासनकाल में हुआ था? यह हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाहौर की संधि से यानी 1840 से संबंधित नहीं था? तो देखिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए डिटेल से जानते हैं। लाहौर की संधि 8 मार्च 1840 ईस्वी को संपन्न हुई थी और इस संधि के तहत सिख सेना में कटौती कर 20,000 पैदल सेना और 12,000 घुड़सवारों तक सीमित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने कश्मीर को कितने रुपए में बेच दिया था? तो देखिए अंग्रेजों ने लाहौर के आकार को सीमित करने के उद्देश्य से कश्मीर को 50,000 रुपये में गुलाब सिंह को बेच दिया था। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है? फर्स्ट है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध
1848 से 1849 ईस्वी को हुआ था, सही है। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉनिंग थे। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा यह गलत हो जाएगा, लेकिन प्रश्न के हिसाब से जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, जो कब से कब तक हुआ था, 1848 से 1849 ईस्वी तक हुआ था। इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड कॉनिंग नहीं थे। नेक्स्ट है बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी मुर्शीद कुली खां के द्वारा। और कब? 1701 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार इनको बनाया गया था। और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद इन्होंने क्या है, मुर्शीद कुली खां ने नेतृत्व में इसको क्या है, इन्होंने पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर लिया था। और मुर्शीद कुली खां ने कब अपनी राजधानी परिवर्तित कर मुर्शिदाबाद में बनाई थी? तो देखिए 1704 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में स्थापित कर दी थी। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किस बंगाल के नवाब को कुलीन वर्ग का जनक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? यह माना जाता है मुर्शीद कुली खां को। डिटेल में जानते हैं। मुर्शीद कुली खां ने क्या है, बंगाल में नई भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को तकावी ऋण प्रदान किया तथा बंगाल में इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया था। मुर्शीद कुली खां को क्या है, बंगाल में नई जमींदारी प्रथा पर आधारित कुलीन वर्ग का जनक माना जाता है। इससे क्या है, बंगाल में व्यापार को बढ़ावा मिला था। नेक्स्ट है गिरिया के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद बंगाल का अगला नवाब कौन बना था? तो देखिए 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां सरफराज खां को परास्त कर बंगाल का अगला नवाब बना था। इसका कार्यकाल 1740 से 1756 ईस्वी तक रहा था। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बंगाल के नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी? तो किसने की थी? यह की थी अलीवर्दी खां ने। इन्होंने कहा था कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। नेक्स्ट है किस बंगाल के नवाब के लिए शासन फूलों का सेज नहीं बल्कि कांटों की सेज साबित हुआ था? तो किसके लिए यह हुआ था? यह हुआ था सिराजुद्दौला के लिए। देखिए अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती यानी उसका पोता सिराजुद्दौला बंगाल का अगला नवाब बना था, जिसके लिए शासन फूलों की सेज नहीं अपितु कांटों की सेज साबित हुआ था। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला के प्रमुख प्रतिद्वंदी निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए सिराजुद्दौला के राजगद्दी के प्रमुख प्रतिद्वंदियों में कौन कौन प्रमुख था? पूर्णिया के नवाब शौकत जंग जो क्या था उसका चचेरा भाई था, सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम तथा उसका सेनापति मीर जाफर जो क्या था अलीवर्दी का खां का दामाद भी था। ये सभी क्या थे? इसके प्रतिद्वंदी थे। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला ने मीर जाफर के स्थान पर किसे सेनापति बनाया था? तो देखिए सिराजुद्दौला ने क्या है अपने विरोधियों का दमन करने के लिए अपने सेनापति मीर जाफर को हटाकर उसके स्थान पर मीर मदन को नियुक्त किया था। नेक्स्ट है मनहारी का युद्ध कब हुआ था? तो यह कब हुआ था? यह हुआ था 1756 में। और किस किस के मध्य हुआ था? यह हुआ था सिराजुद्दौला और शौकत जंग यानी पूर्णिया के शासक शौकत जंग के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने प्लासी के युद्ध को एक धोखा कहा था? तो किसने कहा था? के.एम. पन्नीकर ने। इनके अनुसार क्या था? प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों को बेच दिया था। नेक्स्ट है यदुनाथ सरकार ने किस युद्ध के बाद कहा कि भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया था? तो किस युद्ध के बाद कहा था? यह कहा था प्लासी के युद्ध के बाद। उन्होंने कहा था कि 23 जून 1757 ईस्वी को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का शुभारंभ हुआ था।
नेक्स्ट है, किस बंगाल के नवाब ने अंग्रेजों को 24 परगना की जिम्मेदारी पुरस्कार में दी थी? तो किसने दी थी? ये दी थी मीर जाफर ने। मीर जाफर ने क्या है, बंगाल की नवाबी प्राप्त करने के उपलक्ष्य में कंपनी को 24 परगना की जिम्मेदारी पुरस्कार स्वरूप प्रदान की थी। नेक्स्ट है, किस बंगाल के नवाब को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा गया है? तो किसको कहा गया है? यह कहा गया है मीर जाफर को। देखिए, अंग्रेज सरकार के खर्च में दिन प्रतिदिन हो रही वृद्धि और उसे वहन न कर पाने के कारण मीर जाफर ने अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में अक्टूबर 1760 ईस्वी में सिंहासन त्याग दिया और मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा गया है। नेक्स्ट है, किस वर्ष को बंगाल की दूसरी क्रांति के रूप में जाना जाता है? तो कब जाना जाता है? यह जाना जाता है 1760 को। थोड़ा विस्तार से जानते हैं तो वेंसी टाट और मीर कासिम के बीच 27 सितंबर 1760 ईस्वी को एक गुप्त संधि हुई थी, जिसमें वर्धमान, मिदनापुर और चट्ट गांव की जिम्मेदारी कंपनी को सौंपकर मीर कासिम क्या है, नायब सूबेदार के रूप में बंगाल में वास्तविक सत्ता का प्रयोग करे तथा मीर जाफर पद पर बना रहे। लेकिन मीर जाफर को यह व्यवस्था स्वीकार नहीं थी और इस घटना को बंगाल की दूसरी क्रांति यानी के नाम से जाना जाता है। और ये दूसरी क्रांति कब? 1760 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, मीर कासिम ने नवाब बनते ही अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित करके बनाई थी? तो मीर कासिम ने क्या है, नवाबी प्राप्त होने के बाद बेंसी टाट को 5 लाख, हालवेल को 2,70,000 और कर्नल केलार्ड को 4 लाख रुपए उपहार स्वरूप दिए। और मीर कासिम ने अंत में अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में बनाई थी। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मीर कासिम ने बंगाल के किस नगर में तोपों एवं बंदूकों के बनाने का कारखाना लगाया था? तो देखिए, मीर कासिम ने क्या अपनी सैन्य व्यवस्था में सुधार करने के उद्देश्य से अपने सैनिकों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया और मीर कासिम ने मुंगेर में तोपों तथा तोड़ेदार बंदूकों के निर्माण हेतु कारखाना खोला था और ये मुंगेर क्या था, इसकी राजधानी भी थी। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मीर कासिम ने कब अंग्रेजों को मुगल सम्राट से प्राप्त व्यापारिक विशेषाधिकार यानी 1717 ईस्वी को समाप्त कर दिया था? तो कब कर दिया था? यह कर दिया था 1762 में। देखिए, मीर कासिम ने क्या है, 1717 ईस्वी के फरमान द्वारा जो लाभ कंपनी को प्राप्त होता था उसे क्या है, मीर कासिम ने 1762 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। अब व्यापारिक चुंगी और कर लाभ भारतीयों को भी मिलने लगा था। इस निर्णय को क्या है, अंग्रेजों ने अपने विशेषाधिकार का हनन माना और परिणाम स्वरूप क्या है, फिर से संघर्ष था वह शुरू हो गया था। नेक्स्ट है, करवा का युद्ध कब हुआ था जिसमें मीर कासिम की पराजय हुई थी? तो यह कब हुआ था? यह हुआ था 1763 ईस्वी में। और ये किस किस के मध्य हुआ था? मीर कासिम और एडम्स के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मीर कासिम पराजित हुआ और इस तरह बक्सर के युद्ध से पहले मीर कासिम 3 बार करवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध, उधनौला का युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ तथा मीर कासिम क्या मुंगेर छोड़कर पटना भाग आया था। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था जिसमें अंग्रेज सेना ने मीर कासिम के संयुक्त गठबंधन को परास्त किया था? तो ये कब हुआ था? यह हुआ था 1764 ईस्वी में। देखिए, मीर कासिम ने बार बार अंग्रेजों से पराजित होने के बाद भागकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से मिलकर संयुक्त गठबंधन बनाकर बक्सर का युद्ध यानी 1764 ईस्वी में भाग लिया था। और इस युद्ध में मीर कासिम का संयुक्त गठबंधन अंग्रेजों से, जिसका नेतृत्व उसका कौन कर रहा था, हेक्टर मिनरो के हाथ में था, उससे पराजित हुआ था। और कुछ इतिहासकार तो बताते हैं कि शाह आलम द्वितीय गुप्त रूप से अंग्रेजों से मिला हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम नवाब था? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला, इसका शासनकाल 1770 से 1775 ईस्वी तक रहा था। कलकत्ता के एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने क्या मुबारक उद्दौला के बारे में कहा था, वह बेताल या छाया पुरुष, घास फूस का आदमी है।
नेक्स्ट है, जब 1770 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो देखिए, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? कार्टियर था। नेक्स्ट है, द्वैध शासन का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? तो देखिए, द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी से मानी जाती है। इसके अंतर्गत कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। कंपनी और नवाब दोनों द्वारा प्रशासन की व्यवस्था को ही बंगाल में द्वैध शासन कहा जाता था। द्वैध यानी दो शासन। इस व्यवस्था को ही जन्मदाता लियो कार्टिस को माना जाता है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।